लालची बेटों को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है लालची बेटों को सबक। उमा जी अपना रामायण का पाठ कर रही थी। पति के जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान में लीन कर दिया था, जिस कारण उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता था। कि तभी बहू उनके हाथ से रामायण की किताब छीन कर दूर पटक कर दे मारी। बुढ़िया, वैसे तो एक काम बता दो तो तेरे कमर दर्द में फट जाती है। अब यहाँ 2 घंटे बैठकर भगवान का जाप कर रही है, तब तेरी कमर दर्द नहीं कर रही। चल चुपचाप होकर छत से कपड़े लेकर आ। उमा जी बोली, बहू थोड़ी अभी बारिश हो रही है और कपड़े तो वैसे भी गीले होंगे, अगर मैं फिसल गई तो तुम्हारा ही खर्चा बढ़ जाएगा। माही तमतमाते हुए बोली, बुढ़िया हिम्मत कैसे हो मुझे न बोलने की, चुपचाप जो छत पर कपड़े लेकर आओ वरना तेरा वो हाल करूँगी। कि उमा जी चुपचाप छत पे कपड़े लेने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से आ रही थी उनका पैर फिसला और वह धम से नीचे आ गिरी और उनकी तेज चीख निकल पड़ी। माही दौड़ते हुए आई और अपने कपड़े गीले देखकर उमा जी को 2 लात मार कर बोली, बुढ़िया खाली नाम पे तो तू पूरी रसोई चाट जाती है, तुझे दौड़कर ये कपड़े नहीं लाए के। उमा जी दर्द से बिलबिला रही थी। उन्हें बिलबिलाता देख माही का दिल एक पल के लिए भी नहीं पसीजा और गुस्से में रसोई से एक थपड़ी लेकर आई और जैसे ही मारने चली कि उसके गाल पे पड़ी चट्टाक की आवाज़ से उसके कान के दोनों पर्दे खुल गए। माँ जी आप ठीक तुम है ना? उमा जी उस चेहरे को देखते ही पहचान गई। उस आदमी ने उमा जी का सहारा देकर उठाया। उमा जी बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे? माँ जी मैं तो आपका और बाबूजी का हाल चाल पूछने आया था, बहुत दिन हो गए आप लोग दिखे ही नहीं, बाबूजी कहाँ हैं? उस आदमी ने इधर उधर देखकर पूछा तो उमा जी की आंखें भर आई और वो बोली, बेटा वो मुझ अभागन को इस दुनिया में दर दर की ठोकर खाने के लिए अकेला छोड़कर चली गई। इतना सुनते वो आदमी उमा जी के कदमों में बैठकर फूट फूट के रोने लगा और बोला, माँ जी आप चलिए मेरे साथ, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। हाँ आपको ऐसा घर तो नहीं मिलेगा रहने के लिए, पर जिस तरह से मैं गुजारा कर रहा हूँ आपसे वादा करता हूँ आपको भूखा नहीं रखूँगा। उमा जी बोली, नहीं बेटा मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती, अब मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है, जैसे तैसे गुजार लूँगी। बहुत देर तक उमा जी का हाल चाल पूछ कर वो भारी कदमों से वापस चला गया। तो माही को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो कौन था जो इस बुढ़िया से इतना हमदर्दी दिखा रहा था। माही उमा जी को आंखें दिखाते हुए बोली, बुढ़िया कौन था ये, कौन कौन से तूने यार पार रखे हैं? उमा जी बहू को कुछ जवाब नहीं दी और सीधा अपनी कमरे में जाकर बिस्तर पे धम से लेट गई। उनकी आंखों से आंसू की अबील धारा बह निकली। उनके पति कमल बाबू एक सीधे साधे इंसान थे। उनके 2 बेटे पढ़ लिख कर अपने अपने घर गृहस्थी के हो गए थे। कमल बाबू एक दिन देर रात ड्यूटी से लौट रहे थे कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया। उनकी एक पैर से गंभीर चोट आने की वजह से खुद से चल भी नहीं पा रहे थे। बेटे बहू ने उनसे बिल्कुल ही मुंह फेर लिया था। अस्पताल में 2 दिन रखकर ही डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती घर ले आए कि इतना खर्चा इन लोगों पर कौन करेगा। उमा जी बेचारी पति को खुद ही कांधे का सहारा देकर डॉक्टर के पास लेकर जाते, क्योंकि टैक्सी और ऑटो का पैसा भी बेटा देने से मना कर दिया करता था। उनके पास जितने भी पैसे बचे थे उसी में से वे अपने पति का इलाज करा रही थी। एक दिन करण की नज़र जैसी ही उमा जी पे पड़ी, वो दौड़ कर आया और बोला, माँ जी आप ऑटो क्यों नहीं ले जाते हो? रोज़ आपको देखता हूँ इसी तरह आते जाते। उमा जी की आंखें भर आई तो करण को समझते देर नहीं लगी। उसने कमल बाबू को अपने कांधे पे डाला और अस्पताल दिखाने ले गया। यह करण का हर हफ्ते का काम हो गया था। करण हर बार कमल बाबू को कांधे पर डालकर अस्पताल ले जाता और उन्हें घर के बाहर लाकर छोड़ देता। उमा जी और कमल बाबू के लिए तो वो किसी भगवान का अवतार ही था, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी कमल बाबू उन्हें भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ से उमा जी ख्यालों से बाहर आए
और अपनी बहू से बोली, अरे बहू, जरा एक कप चाय तो दे दे, सूखे रोटी गले फंसती है। उमा जी ने अपनी बहू माही को आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू, घर में दूध खत्म हो गया है, बुढ़िया पानी तो पड़ा है न कमरे में, उससे खा ले, और फिर शोर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही ने नेल पॉलिश लगाते हुए कहा। माही ध्यान से नेल पॉलिश लगा रही थी कि तभी किसी ने उनके चेहरे पे दूध दे मारा। दूध की बौछार से माही हड़बड़ा कर कहती है, तुमने यह क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ। हाँ, बुला लो, जिसे बुलाना है बुला लो, मैं भी किसी से डरता नहीं, अमर ने कहा। कि तभी माही का पति अजय दंदनाते हुए घर में घुसता है और अमर से कहता है, यह कैसी हरकत है अमर, विदेश से लौटे हो तो क्या जो मर्जी शो करोगे? यह तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी माँ समान, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो उनका। वाह भैया, घर में माँ को पुराने सामान की तरह फेंक रखा है और यहाँ मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे हो। अमर ने कहा, वैसे मुझे एक बात बता, तुझे कब से माँ की इतनी फिक्र होने लगी? खुद तो जाकर विदेश में बस गया और इस बुढ़िया को हमारे गले बांध दिया, एक बार भी फिर झांकने नहीं आया और अचानक से आकर माँ की इतनी तरफदारी कर रहा है। अमर ने कहा। ये सारे शोर सुनकर उमा जी कमरे से बाहर आए और इतने सालों बाद अमर को देखकर चौंक जाती है। लगभग 5 साल पहले अमर छात्रवृत्ति पे विदेश पढ़ाई करने गया था। पहले तो अपने घर हमेशा ही फ़ोन करता था, पर पापा के देहांत के बाद उसने जैसे घर से सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। जो कभी उमा जी फ़ोन करती तो वो 1000 बहाने बनाकर फ़ोन काट देता। तो इस समय पे अजय अपनी माँ से कहता था, जब तक पापा जिंदा थे और इसे पैसे देते थे तब तक ये सही था, और अब जब पता ही है इसे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, अपना असली रूप दिखा दिया। अजय और माही उमा जी के कान भरने लगे और यह साबित कर दिया कि अमर उसका वैरी है। उस समय अजय और माही का व्यवहार काफ़ी अच्छा था, तो उमा जी भी अमर को भुलाने लगे और इसी तरह बातों ही बातों में एक दिन अजय ने धोखे से घर अपने नाम कर लिया। घर उनके नाम होते ही अजय और माही का रवैया भी पूरी तरह से बदल गया। माही तो अपनी सास के साथ नौकरों जैसा सलूक करती थी, उन्हें ताने ताने को महताज रखती थी। एक दिन की बात है, बारिश होने वाली थी और छत पर कपड़े सूख रहे थे, तो माही ने अपने कमरे में लेटे लेटे उमा जी को आवाज़ लगाकर छत पर से कपड़े लाने को कहा, जिस पर उमा जी अपने घुटने दर्द की वजह से धीरे धीरे जाती है। बारिश शुरू हो जाती है, हड़बड़ाहट के चक्कर में वो फिसल कर गिर जाती है। उन्हें काफ़ी चोट भी आती है, जिससे उनकी चीख निकल जाती है और चीख और गिरने की आवाज़ से माही दौड़ कर आती है। उमा जी को यूँ गिरा देखकर उसे दया नहीं आती, उल्टा उसके कपड़े गीले हो जाने की वजह से वो आग बबूला होकर उन्हें 2 लात मार कर कहती है, कम बखत, इस बुढ़िया ने तो नर्क मचा रखा है, खाने के नाम पे तो ये हमारा पूरा भंडार खाली कर दे, पर काम के समय इसके बदन को लकवा मार जाता है। उमा जी रोने लग जाती है। एक तो गिरने की वजह से उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ऊपर से बहू के ताने और मार खाकर वो अपने जीवन में विरक्त हो चुके थे। वह हर रोज़ ईश्वर से उसे उठा लेने की प्रार्थना करती थी, पर भगवान भी जैसे उनसे नजर फेर कर बैठे थे। इसी तरह उमा जी बड़े कष्ट में अपना जीवन काट रही थी। इसी बीच माही के मैके से उसके भैया भाभी बच्चों समेत कुछ दिनों के लिए आती हैं। माही यहाँ भी उमा जी को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ती। उसकी भाभी के साथ वो दिन भर बैठे गप्पे लड़ाती है, जबकि बच्चों की मालिश, नहलाना, खाना बनाना, यहाँ तक कि घर के मौजूद सभी के कपड़े धोने का जिम्मा उमा जी पर दे दिया था। दिन भर उमा जी काम करके पूरी तरीके से थक जाती थी और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाती। एक शाम वो किचन में ही सो गई। माही और अजय उन्हें काफ़ी आवाज़ देते रहे, पर उनकी नींद नहीं खुली, तो अजय जाकर रसोई में अपनी माँ को सोता देख गुस्से में उन्हें एक लात मारकर जगाकर कहता है, जब देखो खाना और सोना, और कोई काम है भी नहीं आपको। उमा जी की अचानक नींद इस तरह से टूटने से उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह कहते, नालायक, अपनी माँ को लात मारते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? धोखे से यह घर हड़प लिया और
अब यह माँ नौकरानी बन गई। अब मैं भी तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगी, तुम सब अंदर कराऊंगी। अब और नहीं सहूंगी तुम लोग के अत्याचार। उमा जी की इस बात पे माही और अजय ठाके मारकर हंसने लगते हैं। और फिर अजय कहता है कोर्ट में जाएगी, जाइए ना, फिर उसके लिए सबूत और पैसे हैं आपके पास, वरना इस बार इस पागल बुढ़िया की बातों का यकीन कौन करेगा। पागल बुढ़िया होगी तेरी सास। उमा जी ने अजय से कहा, क्या कहा बुढ़िया तूने? मेरी माँ को पागल कहा? रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। यह कहकर माही ने एक ताचा उमा जी के गाल पे सर देती है। अरे माही तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? यह पागल है, यह हम नहीं, इनकी डॉक्टर जांच कहती है। अजय यह कहकर फिर अपनी माँ से कहता है, माँ हम पहले जानते थे कि आप ऐसा कभी न कभी तो करोगे, इसलिए हमने यह आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा रखा है, ताकि जब आपको ऐसे उच्च विचार आए आप चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ न कर सके। क्या तूने अपनी माँ को पागल साबित कर दिया है? यह कहकर उमा जी रोने लगी। पर हालात से समझौता करने के अलावा उनके पास और कौन सा रास्ता बचा था। आज वो अपने बहू से एक कप चाय मांग रहे थे, क्योंकि माही उसे हर रोज बासी और सूखी रोटियां ही देती थी। और तभी अमर घर पे आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। वे सीधा रसोई में जाकर दूध देकर उसे उठाकर माही के चेहरे पे मार देता है। इतने सालों बाद अपने छोटी बेटी को अपने लिए खड़ा देख उमा जी की आंखें बहने लगती हैं और रोते रोते ही वो असमर्थ से कहती है, बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, ले चल मुझे यहाँ से, देख इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है। मुझे लात मारते हैं, खाने नहीं देते और तो और मुझे पागल साबित कर दिया है। समाज में चिंता मत करो मम्मी, मैं आपको लेने ही आया हूँ। पहले मैं सेटल नहीं था, इसलिए आपको अपने पास नहीं ले जा पाता था, पर अब आपका यह बेटा आ गया है। अब आपको इनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। पता है आप जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। अमर ने कहा, क्या तूने शादी भी कर ली? उमा जी ने कहा, हाँ हाँ मैंने शादी मीरा से कर ली है। वो भले ही विदेश में पली बड़ी है, पर वो दिल से भारतीय ही है। जब उसे पता चला कि मेरा परिवार है भारत में, वो यहाँ आना चाहती थी, पर उसकी ऐसी हालत में मैं उसे इतनी दूर नहीं ला सकता था, इसलिए आपको उसके पास ले जाऊंगा। देखना वो आपको देखकर कितना खुश हो जाएंगे। अमन ने कहा। उसके बाद अमर उमा जी को लेकर विदेश चला गया। उमा जी जब हवाई यात्रा कर रही थी तो उन्हें आज अपनी आज़ादी का अनुभव हो रहा था। वो खुद को बड़ा भाग्यशाली समझ रही थी कि क्या हुआ जो एक बेटे ने मुझे खून के आंसू रुलाए, मेरा दूसरा बेटा मेरी आंसू तो पोंछने आया। अब वो अपने जीवन की आखिरी दिन सुकून से बिताएंगी, यही सोचते हुए अमर के साथ विदेश चली गई। घर काफ़ी बड़ा तो नहीं था, पर सुंदर से सजा हुआ किसी महल से कम भी नहीं था। अमर उमा जी को सोफे पर बैठाकर अपनी पत्नी मीरा को आवाज़ लगाता है। अमर की आवाज़ से एक सुंदर लड़की जो कि अपनी गर्भ अवस्था के आखिरी दौर में थी, धीरे धीरे आकर उमा जी के पाँव छूती है। उमा जी बहुत खुश होकर सोचती है कि क्या विदेश में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूली, और एक मेरी वो बहू है जो भारत में रहकर भी हमारे संस्कारों से कोसों दूर है। फिर मीरा कहती है, मम्मी आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। उमा जी भावुक होकर कहती है, तुम्हारी ऐसी हालत है, ज़्यादा काम नहीं किया करो, मैं तो हूँ ना, जो भी खाने पीने का मन हो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूँगी। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहे। पता है मम्मी, अमर मुझसे कहता था कि मेरी मम्मी ऐसी है वैसी है, पर आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया, और जितना मैंने सुना था अमर से उससे कहीं ज़्यादा आप अच्छी हैं। मीरा ने कहा, ठीक है बहू, अब बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब तुम जाकर आराम करो, मैं अमर की मदद से तुम्हारे लिए छुआरा का हलवा बना कर ले आती हूँ। मुझे पता है अब तक मेरे पोता या पोते को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिला होगा, तो अब जब तक वो नहीं आ जाता अपनी दादी के हाथों से बने स्वाद के उठाएगा। उमा जी ने कहा। उसके बाद मीरा अपने कमरे में चली गई और अमर अपनी माँ के साथ रसोई में। थोड़ी देर बाद अमर मीरा के पास आता है और एक मीठी मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता है। मीरा एकदम से उछलकर कहती, ओहो
यू आर शो राइट, हमें यह आइडिया पहले ही अपना लेना चाहिए था। सच में तुम्हारी माँ को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। सच ही कहा था तुमने। यहाँ मेड के लिए कितने खर्चे करने पड़ते हैं और हमें मुफ्त में ही मिल गई। आई कांट बिलीव, ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी। मेरा धीरे वरना मम्मी सुन लेगी। देखो इस मेड की भी फीस है। अमर ने कहा फीस पर तुम तो कह रहे थे मम्मी मुफ्त में है। मीरा ने कहा अरे बाबा फीस मतलब इन्हें हमारे इरादे का कभी पता नहीं चलना चाहिए। हमें इनसे हर काम करवाना है। बस मीठा मीठा बोलकर हमारा काम भी निकलेगा और पैसे भी बचेंगे। अमर ने कहा फिर यूं ही दिन बीतते गए और अमर को बेटी हुई। सभी कोई खुशी थे कि तभी मीरा कहती है मम्मी आप इससे ज़्यादा टाइम अपने पास ही रखना ताकि वो आपसे ज़्यादा जुड़ सके। मेरा यह सब ऊपर ही ऊपर कह रही थी। असल बात तो यह थी कि उसे अपनी बेटी को उसकी दादी नहीं आया के पास रखने का इरादा था। एक दिन उमा जी अमर से कहती है बेटा तेरे भैया ने तो तुमसे धोखे से घर हथिया लिया है और अब उसकी नज़र मेरी एक और ज़मीन पर है जो मैं गुड़िया के नाम करना चाहती हूँ। ब्याज के बाज़ार में काफ़ी महंगी हुई है तो तू मुझे एक बार के लिए भारत ले चल सकता है ताकि मैं यह सारा काम निपटाकर वापस बिना कोई चिंता के यहाँ रह सकूँ। ज़मीन का नाम सुनकर ही अमर और मीरा की बाँछें खिल गई और फिर अमर कहता है ठीक है अब की बार हम सभी चलेंगे। इसी बहाने मीरा के लिए बाहर दर्शन हो जाएंगे। फिर सभी भारत पहुंच जाते हैं और वो सभी एक होटल में ठहरते हैं। तो फिर अजय भी वहां पहुंच जाता है और कहता है मैंने सुना है आप अपनी खोई ज़मीन इनके नाम करने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जो मिलेगा दोनों को बराबर मिलेगा। क्यों जब यह घर अपने नाम कर रहा था तब तुझे यह ख्याल नहीं आया। उमा जी ने कहा हमें यह छोटा सा घर देकर अमर को बड़ा हिस्सा देने जा रहे हैं और तो और इतनी बड़ी ज़मीन है आपके पास। यह बात भी आज तक मुझसे छुपा कर रखी है। वो तो आप लोगों पर मेरे आदमी की नज़र थी क्योंकि मुझे पता चल गया था आप लोग आने वाले हैं। या तो वह ज़मीन का हिस्सा बराबर लेंगे या फिर मैं कैश करूँगा। और यह मत भूलिए आपके पागल होने का सबूत है मेरे पास। अजय ने कहा भैया पिछली बार मम्मी अकेली थी पर इस बार वो अकेली नहीं जो आपकी धमकी से डर जाएगी। आप तो बस अपना रास्ता देखो आपका वो हाल करूँगा कि सड़क पे आ जाओगे। अमर ने गुस्से से कहा अरे जा पराया मुझे सड़क पे लाने वाला खुद तो विदेश में सेटल है फिर भी यहाँ की ज़मीन हड़पने आ गया और अब मुझसे उलझ रहा है। मैं भी देखता हूँ वह ज़मीन तुम अकेले कैसे हड़पते हो। यह कहते हुए अजय वहाँ से निकल गया। उसके निकलते ही उमा जी उसके पीछे निकलती है और अमर से मैं इसे अभी बताकर आती हूँ यह कहकर जाते हैं। फिर वो अमर से कहती है सुन अजय मैं वह ज़मीन तेरे नाम करने को तैयार हूँ पर तुझे वो घर मेरे नाम करना होगा ताकि मैं इसके बदले तुझे मैं ज़मीन देने के लिए अमर को मना सकूँ। बहू दरअसल इस घर में काफ़ी यादें हैं जो अमूल्य है वो जुड़ी हुई है। कहा तू राजी है। हाँ ठीक है अजय ने कहा फिर तू जल्दी कागजात बनवा मैं इधर सब कुछ तैयार करवाती हूँ। अजय फिर कागजात तैयार कर जब उमा जी के पास आ रहा था तभी माही उससे कहती सुनिए जी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है कहीं ऐसा न हो या घर भी हमारे हाथ से चला जाए और उधर भी हमें कुछ ना मिले। अरे मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ पहले मम्मी के कागजात देखूंगा फिर इस पर साइन करूंगा। अजय ने कहा। अजय ने फिर फ़ोन किया अमर को और कहा वो माँ से बात करना चाहता है। तो इस पर उमा जी कहती आज शाम को तेरे यहाँ ही आ रहे हैं तभी सारी बातें होगी पर माँ हम वहाँ क्यों जाएंगे। आपने भैया को ऐसा क्यों कहा। अमर ने कहा बेटा चल ना वहाँ उसे तेरा हिस्सा चाहिए ना था। उसके साथ मैंने ऐसी चाल चली है कि वो अब हमारे काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। तो बस वहाँ कोई आपत्ति मत जताना सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाना। आज मेरे बच्चों को मैं ऐसे सरप्राइज दूंगी कि वो हमेशा याद रखेंगे। उमा जी ने कहा बच्चों को। अमर ने चौंकते हुए कहा हाँ तुझे भी तो सरप्राइज ही मिला है ना कि जब तेरे बच्चे के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मैंने दी तो अब तेरे भैया को भी सरप्राइज मिलना चाहिए ना। उमा जी ने कहा फिर सभी अजय के यहाँ जाते हैं।
अजय कहता, माँ मैंने आपके कहे अनुसार कागजात तैयार करवा लिया है और साथ में वकील को भी ले आया। जरा आपके तैयार कागजात मुझे दिखाइए, फिर मैं इन पर भी साइन कर दूंगा। यह ले बेटा, यह रहे कागजात, मैंने साइन कर दिया है, तो देख ले। उमा जी ने कहा। कागजात के पहले पन्ने को देखकर ही अजय इतना खुश हो जाता है कि झटपट उन कागजात में साइन कर देता है। कागजात अपने हाथों में लेकर उमा जी कहती है, चल अब तू और माही इस घर से चलता बन और तू अमर। उमा जी अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं कर पाता है कि अमर खुश होकर कहता है, हाँ मम्मी, पता है भैया से आप घर छीनना चाहती थी, मैं पहले ही समझ गया और यह सही भी है। इसने जो किया आपके साथ उसके बाद तो यह होना ही चाहिए। अरे रुक जा भैया का इतना बखान करने से पहले खुद अपने गिरबान में तो झांक लो। तू भी तो पहली फ्लाइट की टिकट मिलती है, बुक करा ले, तुझे भी तो जाना होगा ना। उमा जी ने कहा, क्या कह रही हो मम्मी, सिर्फ मुझे, आप भी तो जाएंगे ना हमारे साथ। अमर ने कहा, देख बेटा, तुम दोनों ने अपनी बूढ़ी माँ का बड़ा फ़ायदा उठा लिया। एक ने धोखे से घर हड़प लिया, मुझे नौकरानी बना दे, तो दूसरे ने फ्री की आया और काम वाली की जगह मुझे दे दिया। तो अब बताओ किस लायक बेटे को मैं दूँ। अमर, तो जिस कागजात को देखकर इतना खुश हो रहा था ना, ऐसी कोई ज़मीन मेरे पास है ही नहीं। यदि मैं वापस भारत आने और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए झूठ कहा था, क्योंकि अगर इस ज़मीन का लालच न होता तो अमर मुझे यहाँ वापस कभी नहीं लाता और ना ही अजय मुझे यह घर वापस करता। अमर, उस दिन जब तू और तेरी विदेशी पत्नी मेरा उपवास उड़ा रही थी, तभी मैंने तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया बेचारी बनकर रहना। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है तो वो उन बच्चों से नहीं लड़ सकती क्या। उमा जी ने कहा, बुढ़िया हमें नहीं देगी जायदाद तो किसे देगी। अमर तमतमाते हुए बोला। तो उमा जी ने कर्ण को आवाज़ लगाई। दोनों बेटे चौंकते हुए बोला, यह कौन है माँ। उमा जी बोली, यह वही है जिसने तुम्हारे बाबूजी को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी और तुम दोनों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। जो बेटी अपने पिता के लिए अपना फ़र्ज पूरा नहीं कर सकती, उन्हें मेरे जायदाद में कोई हिस्सा लेने का कोई भी हक नहीं। बुढ़िया तो इस भिखारी को हमारे हिस्से का जायदाद देगी। दोनों बेटे तकते हुए बोले। तो उमा जी अमर और अजय को एक एक माचा लगाकर धक्के मारकर घर से निकालते हुए बोली, जाओ अब तुम विदेश और एक नई आया ढूंढ लेना और तू अजय उस ज़मीन पे अपने लालच का मकान खड़ा कर लेना और मैं यहाँ सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताऊँ। मैं इस घर को दान कर दूँगी, पर तुम जैसी औलाद को एक फूटी कौड़ी नहीं दूँगी। साथ ही तो तुम दोनों को मुझे ठगने के लिए पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, पर तुम लोग के लिए फ़िलहाल इतना ही बहुत है। फिर तुम लोग की वजह से तुम्हारे बच्चे क्यों भुगते। अपने दोनों बेटों को अपनी ज़मीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर किया। उसके बाद उमा जी ने सब कुछ करण के नाम कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। करण भी उमा जी को एक माँ की तरह प्यार करता और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। बूढ़े माता पिता हमारे घर में वृक्ष की तरह होते हैं। बूढ़ा वृक्ष भले ही फल ना दे सके, पर इसकी छाया ही काफ़ी है सुकून की शाम देने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।